Hello student and welcome back in a new lecture. Today we are going to start new topic and it is very important topic, that is the biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी एक तरीके से बहुत ही स्कोरिंग जो है टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और जो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ से क्वेश्चन इजी आते हैं। मतलब देखने में बायोटेक थोड़ी हार्ड लगती है, टफ लगती है, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। सिंपल जो थ्योरी है उसके बेस पर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो कभी कभी आपको स्टेप देगा ये फास्ट, तो इनको आपको जो है रीअरेंज करना पड़ेगा कि भाई पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, या जो है तीसरा स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, ये क्वेश्चन अगर आपने जो है सॉल्व कर लिया, तो समझो आधी बायोटेक तो आपकी इसी क्वेश्चन में जो है खत्म हो जाएगी। तो देखते क्या है। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन बाय आरई। आरई का मतलब यहाँ पे होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, transferring of RNA into host, culturing host cell, a medium in large scale, extraction of desired product। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको जो है इधर से उधर करके देगा और आपसे पूछेगा सही सीक्वेंस बता दीजिए। तो बहुत इजी है। तो सही सीक्वेंस क्या होगा, इसमें सही सीक्वेंस ये होगा स्टूडेंट, पहला हम क्या काम करते हैं, पहला ये सीक्वेंस है, पहला हम क्या काम करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, उसमें से अपनी मर्जी के जीन को जो है निकालते हैं। उसका हम क्या काम करते हैं, फ्रेगमेंटेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर। अपने मर्जी के जीन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा उसमें उसको हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम क्या काम करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब इस तरीके से बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट बन जाएंगे, तो उनको हम जो है क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जिससे सारे फ्रेगमेंट जो है फैल जाएंगे और उसमें से हम अपनी मर्जी के जीन को वहां से उठा लेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे स्टूडेंट, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर। अब क्या काम करेंगे, डीएनए फ्रेगमेंट जिसमें हमारी मर्जी का जो जीन है उसको हम क्या करने वाले हैं, उसको हम जो है एक वेक्टर के साथ लाइगेट कर देंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा, यहाँ पर एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीएनए लाइगेज क्या होता है, मोलिकुलर ग्लू कहते हैं उसको। जिस तरीके से ग्लू जो है चिपकाने का काम करता है, उसी तरीके से ही दो डीएनए को आपस में जोड़ने का जो काम करता है वो होता है डीएनए लाइगेज। हमने लाइगेशन कर दिया, ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। अब जो डीएनए दो डीएनए को आपस में जोड़कर बना है उसे कहते हैं हम आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या है, एक सुटेबल होस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो फिफ्थ हमारे पास में स्टेप हमारे पास में ट्रांसफरिंग ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट। उसके बाद क्या काम करेंगे, कल्चरिंग होस्ट सेल इन ए मीडियम इन लार्ज स्केल। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, इन जो जिसमें सेल के अंदर हमारी मर्जी का जीन आ गया है उसको हम कल्चर में करेंगे, उसके नंबर को हम इंक्रीज करेंगे, जिससे हम जो है जो मटेरियल है उसको बहुत बड़े लेवल पर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए हम बड़े बड़े वेसल्स यूज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। क्या कहते हैं उसको, बायोरिएक्टर कहते हैं। और लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और लास्ट में जो है हम अपनी मर्जी का जो प्रोडक्ट हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ जीन उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहां मैं आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, वो सारे के सारे प्रोसेस जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो उससे पहले जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और मेनली इसके अंदर क्या होता है, इसमें मेनली प्यूरिफिकेशन और जो है वो सेपरेशन होता है। और अगर हमने कोई मेडिसिन बनाई है तो फिर पहले उसका क्या होता है, क्लिनिकल उसका ट्रायल होता है। तो स्टूडेंट ये सीक्वेंस ऐसे ही आ गया। ठीक है, तो आपको
इधर से उधर सीक्वेंस देगा, लेकिन आपने याद करना फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, सिक्स, तो ये स्टेप ऐसे ही आते हैं। तो ये स्टेप अगर आपने याद कर लिए तो ये और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कौन सा जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ठीक नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन आप जानते हैं कौन सा ठीक नहीं है, देखिए, इट प्रोड्यूस ए पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हाँ ये तो सही है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो आंसर नहीं है, ये तो ठीक है। आप जानते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं उनको क्या चाहिए, एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होता है जहां से वो डीएनए को कट करते हैं, और उसकी क्या क्या खास बात होती है, उसकी खास बात होती है वो पैलिंड्रोम होता है, मतलब उसकी रीडिंग सेम आती है। अगर हम उसको 5 प्राइम से 3 चले तब भी वो रीडिंग देता है वो, और अगर जो है हम उसको 3 प्राइम से 5 की तरफ चलेंगे तब भी वो सेम रीडिंग देता है। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो वो पूछा है नॉट ट्रू, तो ये तो ठीक है। इट इज एन एंडोन्यूक्लियस। हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जानते हैं एंडोन्यूक्लियस ही होता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सो क्या काम करता है, डीएनए को एंड से काटेगा, यहां से काटेगा, और एंडो क्या काम करता है, एंडो जो होता है वो डीएनए को बीच से काटता है। तो क्या हुआ, ये भी ठीक है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, नहीं ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पर। बेटा आप जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम वायरस से नहीं बनता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताएंगे यहाँ पर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया के अंदर बनता है। जब किसी जो है बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया की सेल 2 टाइप के जो है एंजाइम बनाती हैं। एक एंजाइम उनमें से रेस्ट्रिक्शन जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो वायरस के डीएनए को कट कर देता है और बैक्टीरिया को बचा लेता है। तो ये किससे मिलता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सोर्स क्या है, ओनली बैक्टीरिया नॉट वायरस, ठीक है। इट प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड इंडिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ ये बात भी ठीक है। आप जानते हैं कि अगर हम 2 डीएनए को कट करते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास में सेम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है और वो दोनों डीएनए को सेम साइड से ही जो है कट करता है। इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें स्टिकी एंड मिलते हैं। बाद में उन स्टिकी एंड को डीएनए लाइगेज जोड़कर जो है कंप्लीट डीएनए तैयार कर देता है। तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आगे बताइए, वो नोट पूछा है कौन सा ठीक नहीं है, तो ये वाला ठीक नहीं है क्योंकि ये बैक्टीरिया से मिलता है। तो बेटा इसका आंसर आ गया सी इसका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में which of the following palindrome sequence in DNA can be easily cut at the middle by some particular restriction enzyme। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको 2-3 क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने बता दिया कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर डीएनए को कट करना है तो उसको एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस चाहिएगा। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है बेटा, पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम आपको बार बार बता रहे हैं जिसकी रीडिंग सेम हो। देख लिए किसकी रीडिंग सेम आ रही है। अगर आप 5 से 3 की तरफ चले तो रीडिंग क्या है CC, लेकिन अगर यहां से चले आप तो इसकी रीडिंग आ रही है TA, तो ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है, ठीक है। यहां देखें, ये यहां 5 से 3 की तरफ को चले तो रीडिंग क्या आ रही है GAT, और अगर यहां से यहां चले तो रीडिंग क्या आ रही है ATC, तो ये भी नहीं है। यहां पर चले क्या है रीडिंग GAATTC, और अगर यहां चले GAATTC तो सेम आ गई रीडिंग। तो यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा जो है यहां से जिसको कट करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट आंसर C आ गया है, क्योंकि यहां से भी क्या है GAATTC और यहां से भी क्या है GAATTC। जैसे को भी देख सकते हैं, यहां से रीडिंग क्या है CAC, जैसे क्या है TG है, तो ये भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारा आंसर यहाँ पर C आ गया। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है बताइए। पहला ऑप्शन, यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज तो बहुत होता है, लेकिन वो लाइगेशन नहीं करता है। लाइगेशन के लिए तो डीएनए लाइगेज बैठा है हमारे पास, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यूज इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? टैप पॉलीमरेज। कौन सा यूज होता है? टैप पॉलीमरेज यूज होता है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, synthesized by bacteria as a part of their defense mechanism। हाँ, यही आंसर आ गया। ये आंसर, ये तो हम बताया था आपको कि भाई जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल दो टाइप के जो है एंजाइम निकालती है। एक एंजाइम क्या काम करता है? खुद बैक्टीरिया के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं मिथाइलेशन कर देता है। और दूसरा जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो जो है वायरस के डीएनए को जगह जगह से कट कर देता है और वायरस को जो है न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट? इसका आंसर हमारे पास में सी आ गया है। या इसको भी दे देते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स फॉर डिग्रेडिंग ऑफ द डीएनए। नहीं, ये कुछ नहीं, ये कोई नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर जो है सी आ गया है। ठीक है, अभी आप एक मिनट रुकना, इसको थोड़ा मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, which of the following represent a palindrome sequence in DNA cut by EcoR first? आप जानते हैं EcoR first क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है जो कि हमारे बायोटेक में काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो इसका आपने डायरेक्ट पैलिंड्रोम सीक्वेंस याद करना है, GAATTC, और ये यहां से पढ़ेंगे तो GAATTC। तो इधर से भी रीडिंग सेम आ रही है और इधर से भी रीडिंग सेम आ रही है, तो इसी को हम कहते हैं पैलिंड्रोम कहते हैं। और इसका जो है ये GATTC आपने याद करना। अब ये हमेशा कहां से कट करेगा इसको? ये हमेशा GA के बीच से ही इसको कट करता है, ये आपने याद करना है। ये हमेशा कहां से? सेम G और A के बीच से ही जो है ये कट करता है, और जिससे यहाँ पर जो है स्टिकी एंड बन जाते हैं। स्टिकी एंड क्या होते हैं? एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है, और स्टिकी एंड के बनने की वजह से डीएनए लाइगेज का काम बड़ा इजी हो जाता है और डीएनए लाइगेज इनको ऐड कर देता है। ये इसका आंसर यहाँ पर ये आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन एगरोस जेल electrophoresis DNA molecule are separated on the basis of their value। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो आप जानते हैं, जब हम डीएनए के फ्रेगमेंट को कट कर देते हैं उसको हम क्या काम करते हैं? एक एगरोस जेल में रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्योंकि डीएनए के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर वो कहाँ चलता है? तो फिर वो जो है वो एनोड की तरफ को चलता है। और इसमें एक खास सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, जो फ्रेगमेंट जिसका साइज छोटा होता है वो थोड़ा आगे चला जाता है, और जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है वो पीछे रह जाता है। तो इन डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेट होना किस पे डिपेंड करेगा बताइए? क्या चार्ज पे डिपेंड करेगा? नहीं, चार्ज। क्या साइज ओनली? साइज ओनली नहीं, साइज ओनली पे डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज टू साइज रेशियो नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? बोथ चार्ज और साइज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि डीएनए आप जानते हैं डीएनए नेगेटिव होता है, तो वो चार्ज तो यहाँ पर जो है चार्ज का यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है, और साइज तो आप जानते ही हैं, छोटे वाला जो है जल्दी जो है आगे पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। डीएनए, ये ट्रिक याद करिए, डीएनए, D फॉर डीएनए, N फॉर नेगेटिव चार्ज, और A फॉर एनोड, यानी कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये हमेशा एनोड की तरफ को चलता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करना है हमने। एक नया क्वेश्चन हमारे पास में, which of the given statement in the content observing DNA separated by agarose gel electrophoresis। ठीक है, तो ये इसी का नेक्स्ट पार्ट आ गया। तो आपको इसमें ये बताया कि हम जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी बात ठीक है तो बताइए। तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते। उनको अलग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उनको इथिडियम ब्रोमाइड डाई से स्टेन करना पड़ता है, उसके बाद भी वो नहीं दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें इनके ऊपर यूवी रेज जो है एक्सपोज करनी पड़ती हैं,
तब जाकर जो है वो जो है हमें ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इथिलियम ब्रोमाइड स्टेन डीएनए कैन बी सीन इन एक्सपोजर टू यूवी रेज। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट मैचिंग रिगार्डिंग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसके 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो आप जानते हैं इसमें 3 स्टेप कौन कौन से होंगे। एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है एनिलिंग और एक होता है इसमें एक्सटेंशन होता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि इसमें करते क्या है। तो इसमें जानते हैं क्या काम करते हैं? इसमें हम नॉन लिविंग मीडियम में अपने मर्जी के जीन की बहुत सारी कॉपीज जो है तैयार करते हैं। तो यानी कि एक तरीके से ये डीएनए रेप्लिकेशन ही है, लेकिन कहाँ होता है ये? लेकिन ये नॉन लिविंग मीडियम में होता है। यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? इसके लिए एंजाइम यूज होता है टैक पॉलीमरेज। टैक, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई ये टैक का मतलब क्या है। तो आपको पता है ना, टैक पॉलीमरेज एक जो है बैक्टीरिया से निकलता है, एक जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो टैक का मतलब यहाँ पर क्या है? थर्मस एक्वेटिस से निकलता है, जो एक टाइप का डीएनए पॉलीमरेज होता है। तो अब इस डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत क्यों पड़ गई बताइए? टैक पॉलीमरेज क्योंकि थर्मोस्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर भी क्या होता है? हाई टेम्परेचर भी ये डिग्रेड नहीं होता है, तो इसीलिए हम ये टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं। तो आपको पीसीआर के रिगार्डिंग कुछ बातें दी रखी हैं, आपको बताना सही क्या है। तो देखिए सही क्या है, ये डीनेचुरेशन अकर एट रूम टेम्परेचर। बताइए क्या डीनेचुरेशन रूम टेम्परेचर पर हो जाता है? नहीं, इसके लिए लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। इतने ज्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है, वो क्या होता है, उसके H2 बॉन्ड टूट जाते हैं और वो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। तो इसको ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एनिलिंग। डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस। एनिलिंग जानते क्या होता है? उसके बाद जो ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, हम क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर यूज करते हैं। आरएनए प्राइमर यूज करते हैं और उसी बात को हम कहते हैं एनिलिंग करना कहते हैं। जब तक आरएनए प्राइमर नहीं आएगा तब तक के जो है वो न्यूक्लियोटाइड आकर नए जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो नहीं बनाएंगे। तो एनिलिंग जो है डीएनए पॉलीमरेज ये नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें तो हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे तो हमें आरएनए प्राइमर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सटेंशन। हाँ, एक्सटेंशन है टैक पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर रिक्वायर्ड। तो यही आंसर हमारा सही हो गया। इसका आंसर क्या हो बेटा? इसका आंसर हो गया, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने आरएनए प्राइमर को ही आगे बढ़ा देना है। हमने क्या करना है, हमने आरएनए प्राइमर में ही जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास में कौन होगा? ऐड करने के लिए हमारे पास में होगा टैक पॉलीमरेज होगा। तो यही आंसर इसका सही हो गया है। एक बार डी को भी देख लेते हैं। एम्प्लीफिकेशन 1 बिलियन टाइम इन 10 साइकिल। ये बात भी गलत है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम इसको 30, तो यहाँ आंसर 30 आता। अगर इस पीसीआर को हम 30 टाइम जो है रिपीट करेंगे तो 1 बिलियन कॉपीज बन सकती थी। तो डी भी अपने आप यहाँ पर जो है रॉन्ग ही हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहे हैं। मैच द कॉलम। ये इल्यूजन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टीआई प्लाज्मिड रेस्ट्रिक्शन, और यहाँ हमें मैच करना है कि कौन किससे जो है मैच हो रहा है। तो इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन हमने आपको अभी बताया कि डीएनए बैंड जो है सेपरेट तो हो गए हैं, लेकिन उसको एगारोज से कट भी तो करना है। तो सेपरेटेड डीएनए बैंड को अपनी मर्जी के जीन को एगारोज से निकालने को क्या कहते हैं? इल्यूजन कहते हैं। तो देखो है कोई यहाँ पर, है कोई यहाँ पर, ये है कोई ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये बन गया इसका ऑप्शन। ये इल्यूजन क्या हुआ? ये इसका आंसर ये आ गया।
रिलेशन से क्या काम करते हैं, डिटेल लगा देते हैं, ऑब्टेनिंग डीएनए बैंक फ्रॉम एरोजेल। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास में एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन आप जानते हैं क्या होता है, एम्पिसिलिन जो है वो जो एक PBr3 था, वो जो सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते थे, तो इसका यूज वहां आएगा। तो है कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्टेबल, हाँ ये है, तो यहाँ पर तो ये जो है सी के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड तो आप जानते हैं, टीआई प्लाज्मिड जो है एक जो क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, एक तरह का क्लोनिंग वेक्टर होता है। क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है, एक तरीके का जो है वो क्लोनिंग वेक्टर होता है, और इसे कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी कहते हैं। और 1 2 3 4 ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है बताइए, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करने वाला है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप जानते हैं, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करता है तो फिर हमें स्टिकी एंड मिलते हैं, वो जो डीएनए को कट करेगा तो हमें इसके स्टिकी एंड मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। ऐसे में यहाँ मैच करना है, ये चार यहाँ से में यहाँ मैच करना है। ये है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है हमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अलग करना है, तो वो सेल के अंदर होगा, और अलग अलग सेल के लिए हमें अलग अलग टाइप के एंजाइम चाहिए होंगे। बैक्टीरिया की सेल के लिए हमें चाहिएगा लाइसोजाइम, फंगस की सेल के चाहिएगा हमें काइटिनेज। तो इसका आंसर क्या आ गया बताइए, इसका आंसर आ गया है ये लाइसोजाइम। बैक्टीरिया की सेल से डीएनए को अलग करने का काम करेगा। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए कौन करने वाला है, ये तो मैथ अपने आप ही है। ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट करने वाला है डीएनए लाइगेज, इसको हम कहते हैं मोलिकुलर ग्रुप भी कहते हैं इसको। पीसीआर अभी हमने बताया आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये क्या है, एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का इसमें डीएनए पॉलीमरेज यूज होगा, जिसको कहते हैं पैक पॉलीमरेज कहते हैं। कटिंग ऑफ पैलिंड्रोम, आपको पता है पैलिंड्रोम को कट करने का काम कौन करेगा, ये काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके आने के बहुत चांस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है तो एक्चुअली बताइए वो किसको कट करेगा, वो कौन से बॉन्ड को कट करता है। देखते हैं पहले क्या वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को कट करेगा, नहीं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को कट करेगा तो सिर्फ क्या होगा, जो शुगर है, जो फर्स्ट पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर जो N2 बेस जुड़ा है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो क्योंकि अगर शुगर ही अलग हो, अगर शुगर से N2 बेस ही अलग होगा तब तो डीएनए नहीं बचेगा, तो ये नहीं हो सकता। H2 बॉन्ड दो डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो अगर H2 बॉन्ड टूट जाएंगे तो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी डीएनए का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, इससे क्या होगा, जब शुगर फॉस्फेट लिंकेज टूट जाएगी तो एक जो बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल है वो छोटे 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 फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, और इसमें डीएनए के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया, हाल हो तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमने बायोटेक पढ़ा, अभी बायोटेक काफी बची हुई है, इसको हम नए वीडियो में आपको जो है बताएंगे। ठीक है, इसमें इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।